हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसाइंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम एक टॉपिक कवर कर चुके थे और टॉपिक क्या था? टॉपिक था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ, है ना। देखो 1947 को आपको सब लोगों को पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। उससे पहले क्या था? उससे पहले इंडिया वॉज अंडर कॉलोनियल रूल। इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था। और ये कॉलोनियल जो रूल था ये किसका था? ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी कि हमारे ऊपर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था 1947 से पहले। दिस वॉज द सिचुएशन बिफोर द 1947 से पहले इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था, जो कि किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब कॉलोनियल रूल होता क्या है? देखो कंट्रोलिंग रूल होता है जब एक वेल्दी नेशन कहो या जब कोई एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली कंट्रोल करे, ठीक है। देखो कॉलोनियल रूल में क्या है? कंट्रोलिंग अदर कंट्री पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बाय अनदर कंट्री। देखो अब ये समझने की कोशिश करो। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक कंट्री को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली कंट्रोल करना दूसरी कंट्री के द्वारा। लेकिन ये पॉलिटिकली कंट्रोल करना, सोशली कंट्रोल करना और इकोनॉमिकली कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या? पॉलिटिकली कैसे कंट्रोल? देखो पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इज मेजरली रिलेटेड टू पावर, है ना। तो जो पॉलिटिकल जो पावर थी, जो गवर्नमेंट थी, जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, रूलर्स की बात करते हैं, है ना। तो जब पॉलिटिकल्स की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रूलर्स और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर रूल किसका था? भाई सीधी सी बात है, रूल किसका था? रूल ब्रिटिश का था, ठीक है। और पावर भी किसके पास थी? भाई सीधी सी बात है, ब्रिटिश के पास पावर थी। यानी कि पॉलिटिकली रूल किसका था? भाई ब्रिटिशर्स का था, पावर भी ब्रिटिशर्स के पास थी और गवर्नमेंट भी किसके पास थी? गवर्नमेंट भी किसकी थी? ब्रिटिश की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल किए हुए थे। यानी कि रूल उनका हमारी कंट्री के ऊपर था, ये भी एक पॉलिटिकल का हिस्सा है। पावर भी उनके पास थी, है ना, वो भी पॉलिटिकल का हिस्सा है। और प्लस उनकी गवर्नमेंट भी थी। इसका मतलब क्या कि हम पॉलिटिकली, हमारी कंट्री किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो इसको कहेंगे हम पॉलिटिकली, ठीक है। यानी कि कंट्रोलिंग अदर कंट्री पॉलिटिकली। ये तो हो गया पॉलिटिकली, इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। सोशली कैसे कंट्रोल कर रहे थे? देखो सोशली कैसे कंट्रोल कर रहे थे? हमारी सोसाइटी को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कर रहे थे सोसाइटी को हमारी चेंज करने की कोशिश? देखो थ्रू द एजुकेशन। उन्होंने अपना एजुकेशन यहाँ पे लेके आ गए थे। एजुकेशन में क्या उन्होंने कंपलसरी कर दिया था? इंग्लिश लैंग्वेज। अब सीधी सी बात है, हमारी इंडियन लैंग्वेज क्या थी? हिंदी थी कि नहीं थी? लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पर एजुकेशन लागू किया और उस एजुकेशन में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया। प्लस उन्होंने और भी कई सारे अपने हैबिट्स, अपने कल्चर को यहाँ पर इंडियन लोगों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सोशली भी वो हमें कंट्रोल कर रहे थे, हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से कहेंगे कि सोशली भी वो हमें कंट्रोल कर रहे थे। और तीसरी चीज़ थी इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक का मेनली मतलब होता है रिसोर्सेज से। अब रिसोर्सेज क्या? जैसे कि भाई कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हो गई, कॉटन हो गया, वीट हो गया, ये सारी क्रॉप्स थी। तो इंडिया से वो क्या कर रहे थे? रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और इन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन किया था? रेलवेज का। तो कई लोग क्या कहते हैं कि भाई रेलवे, अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारे देश में रेलवे नहीं आती। भाई ऐसा नहीं है। देखो रेलवे उन्होंने क्या किया था? रेलवे उन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया था, रेलवे उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था, ताकि भारत के कोने कोने से हमारे रिसोर्सेज को वो सी पोर्ट तक ले जा सकें और सी पोर्ट से फिर वो अपनी कंट्री ले जाएं।
ठीक है। तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, किया था, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। सिमिलरली जो उन्होंने अपना एजुकेशन लागू किया था वो अपने फ़ायदे के लिए किया था, ताकि जो लोग हैं वो उनकी तरह सोचें और उनके कल्चर को सुपीरियर समझें और अब हम अपने कल्चर को इन्फीरियर समझें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किस लिए की थी? ये सारी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को दबाने के लिए की थी। अब देखो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कॉलोनियल रूल का मतलब। कॉलोनियल रूल का मतलब है कि कंट्रोलिंग अदर कंट्रीज पॉलिटिकली। तुमने देख लिया किस तरीके से वो पॉलिटिकली कंट्रोल किया था इंडिया को, सोशली कैसे वो हमारे कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, और इकोनॉमिकली वो किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को कंप्लीट की, इकोनॉमिकली हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपनी कंट्री ले जा रहे थे, कंट्रोल किए हुए थे। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा कॉलोनियल रूल का मतलब हो गया। यानी कि इंडिया क्या था? कॉलोनियल रूल के अंडर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। और जो ये कॉलोनियल का मतलब तुमने देख लिया कि जब किसी देश को पॉलिटिकली, सोशली या इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जाता है तो वो कॉलोनियलिज्म का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो कॉलोनियल रूल का हिस्सा बन जाता है। तो इतनी बात हमारे ख्याल से समझ आ गई होगी तुम लोगों को। अब आगे की बात करते हैं। देखो जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थी, ठीक है, तब हमारे लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे देखो, एक तो हमारे पास कॉलोनियल रूल के टाइम पर क्या नहीं थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रीडम। इसको क्या बोलते हैं भाई? आज़ादी। तो हमारे देश के लोग क्या चाहते थे? आज़ादी। आज़ादी तुम लोगों को पता है भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम लोगों को एक तरीके से पूरा रोक दिया जाए, तुम्हें बाहर ना जाने दिया जाए, तुमको फ़ोन ना दिया जाए, तुमको हर तरीके से तुम्हारे रिसोर्सेज छीन लिए जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम लोग गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? विद्रोह करोगे। किसमें? घर में ही विद्रोह हो जाता है। कभी कभी लड़ जाते हो ना मम्मी पापा से, अब बोले 1 घंटे तो खेला, 1 घंटे के लिए तो फ़ोन चाहिए था, है ना। बोलते हो कि नहीं बोले थे? जिसको गेम खेलना है, किसी को सोशल मीडिया पे किसी से बात करनी है या कुछ वीडियो देखना है तो चाहिए होता है नहीं। अगर वो चीज़ तुमको ना दी जाए, ठीक है, तुमको आज़ादी नहीं रहेगी, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसे ही हमारे देश के लोग उस टाइम पे क्या हो रहे थे? फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं थी। ठीक है, दैट्स वाई द फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसीलिए सारे लोग, हमारे देश के लोग किसके लिए लड़ रहे थे? आज़ादी। यूनानी की यहाँ भारत के लोगों ने देखा था कि भाई अगर आज़ादी नहीं होती है तो क्या होता है। और भी क्या नहीं थी? इक्वालिटी, समानता नहीं थी। अब एक बात बताओ, अगर तुम भाई बहन हो या भाई हो तो तुम्हारे पेरेंट्स मान लो किसी एक को ही सब कुछ दे दे रहे हैं, फ़ोन भी दे दे रहे हैं, उसको भी कपड़े दिला रहे हैं, उसी को साइकिल दिला रहे हैं, उसी को बाइक दिला रहे हैं, तुमको पूछ ही नहीं रहे, तो क्या होगा? तुम लोग फिर क्या करोगे? विद्रोह। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ऐसे ही उस टाइम पर क्या था, हमारे देश में कुछ लोगों को तो कई जो अमीर लोग थे, जो चापलूस थे अंग्रेज़ों के, उनको तो सारी चीज़ें दी जा रही थी, रिसोर्सेज दी जा रहे थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो चापलूसी नहीं करते थे या फिर जो गरीब लोग थे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। जिसका मतलब क्या था कि उनके पास इक्वालिटी नहीं थी। तो इक्वालिटी भी ना होने के कारण भी लोग क्या करना चाह रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस टाइम पर। और बात करें, और भी कई सारी तरीके की समस्याएं थी, ठीक है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स थी तो उस टाइम पर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कौन? पॉलिटिकल लीडर्स में कौन कौन थे भाई? सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी, है ना, फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्रांतिकारी भी थे। तो ये जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने सोचा हुआ था कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हो जाएगी, जब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी पा लेंगे, तो हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे और उन रूल्स और रेगुलेशंस में ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे। कैसी? जैसे कि फ्रीडम हो गई, इक्वलिटी हो गई, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें रखेंगे। और कैसा रूल रखेंगे भाई? डेमोक्रेटिक का मतलब किसका रूल रहेगा भाई? लोगों का रूल रहेगा। डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों का रूल होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये फेमस डेफिनेशन है किसकी? अब्राहम लिंकन की, ठीक है। तो उन्होंने सोच रखा था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, और ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ लिखे जाएंगे बेटा? ये लिखे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहाँ लिखे जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी
कि भाई अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सारी समस्याएं देख रहे थे, उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम उसमें कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखेंगे जो लोगों के लिए फ़ायदे वाले होंगे। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, ठीक है, जो नियम कानून थे वो किसके फ़ायदे के लिए थे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फ़ायदे के थे, ठीक है, वो हमारे लिए फ़ायदे के नहीं थे। भाई कोई दूसरा आदमी क्यों चाहेगा कि वो किसी तीसरे आदमी का फ़ायदा हो? तो वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोविजंस को बनाते थे। तो लेकिन इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे नेताओं ने डिसाइड किया कि व्हेन वी विल बिकम इंडिपेंडेंट वी विल फॉर्म अ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो हम अपने नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे जो किसके लिए बेनिफिशियल होंगे? जो बेनिफिशियल होंगे हमारी कंट्री के लोगों के लिए, हमारे लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे की बात। ये तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया मैंने, ठीक है, कि आखिर चल क्या रहा था देश में, आखिर ये किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं इसके आगे की बात, है ना। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाते रहूँगा, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुई वो 1946 से हुई, 1946 से हुई। और ये 1946 में 389 मेंबर्स के द्वारा हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसी एक आदमी के हाथ की बस की बात नहीं थी। इसमें हालांकि हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, लेकिन वो एक मेन हमारे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन वो अकेले नहीं थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर लेते, ठीक है। उसके लिए कितने सारे लोग थे? 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। और ये जो 389 मेंबर्स थे, ठीक है, ये अलग अलग एरिया से आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये एक ही एरिया के थे। भाई इंडिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इंडिया काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हर जगह से लोग चाहिए, हर जगह से लोग चाहिए, हर धर्म के लोग चाहिए, हर जाति के लोग चाहिए, ताकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो सब अपने व्यू पॉइंट रख पाएँ। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें 292 जो मेंबर्स थे ये इलेक्टेड थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। यानी कि उस टाइम पर जो हमारे स्टेट्स थे, उस टाइम पर हमारे जो राज्य थे, जैसे कि आज भी हैं, उस टाइम पर जो हमारे राज्य थे उनसे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कितने थे? 292 थे। और बाकी बचे हुए जो है अगर 93, ये 93 जो मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट्स से थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या है? यानी कि उस टाइम पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो अभी भी किसी राजा के कंट्रोल में थे, किसी रियासत के अंडर थे। तो ये जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से आए थे, यानी कि अलग अलग जो राजा रजवाड़े थे वहाँ से चुन के आए थे। और ये बाकी 292 थे जो ये स्टेट से चुन के आए हुए थे, ठीक है, ये स्टेट से चुन के आए हुए थे। और ये सारे लोग मिलकर, ठीक है, एक असेंबली फॉर्म करते हैं, और जिसमें ये 389 मेंबर्स बैठते हैं। उस असेंबली को कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही सारा डिस्कशन हुआ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया वो कहाँ किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही किया गया। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो 389 हुए ही नहीं, क्योंकि ये 385, 998 और 385, बाकी 4 मेंबर तो कम पड़ गए। देखो, जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर्स थे, चीफ कमिश्नरीज से आए थे। उस टाइम पर 4 चीफ कमिश्नरीज हुआ करती थी, ठीक है, ये वहाँ से आए हुए थे, जिसमें कुर्ग वगैरह थे, ठीक है, तो वो 4 वहाँ से आए थे, ठीक है। तो इतना इसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। बस इतना समझ लो कि 389 मेंबर्स थे, जिसमें 298 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, और 4 वो चीफ कमिश्नरी से आए हुए थे। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। और ये पूरे 389 मेंबर्स ने मिलकर क्या बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से वर्क करी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग इकट्ठे बैठे, जैसे कि आज लोकसभा में सब लोग चुन के जाते हैं, जब अपना इलेक्शन होता है, वहाँ जाके जब भी कोई लॉ बनता है तो सारे मेंबर्स क्या करते हैं? उस पर डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद लॉ बनाया जाता है। उसी तरीके से उस टाइम पर ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के समय पर ये जितने भी मेंबर्स थे, ये 389 मेंबर्स, इन सब ने डिस्कशन किया।
इन सब ने डिस्कशन किया, हर पॉइंट पर डिस्कशन किया, उसके बाद ही वो किसी रूल्स और रेगुलेशंस को बना पाई। ठीक है, अब एक बात सोचो, इन लोगों ने कितना ज़्यादा ध्यान रखा होगा, क्योंकि इंडिया क्या है भाई, इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। कैसे? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बताओ? डाइवर्सिटी का मतलब हिंदी में बोले तो होता है विविधता। बोले सर इससे अच्छा तो डाइवर्सिटी ठीक था। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पर जिस देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हों, ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हों, अलग अलग रंगों के लोग रहते हो, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हों, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग रहते हों। जैसे कि अपने देश में क्या है, लैंग्वेज की बात करें तो भाई हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, बिहारी है, आसामी है, कितनी सारी भाषाएं हैं। उसके बाद अगर धर्म की बात करें तो कितने सारे धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिफरेंट अलग अलग धर्म हैं। तो उसके अलावा भी क्या देखोगे तुम, कितने सारे स्टेट्स हैं और सबकी ज्योग्राफी अलग है, सबके पहनावे अलग हैं, सबका खान पान अलग है। तो सबके लिए ऐसे नियम बनाना जिस पर सब लोग एग्री कर जाएं, कितनी मुश्किल बात होगी। हर एक के अपने व्यू पॉइंट है भाई, साउथ वाला आदमी कुछ चाहता है, नॉर्थ वाला कुछ और चाहता है, हिंदी स्पीकिंग वाले कुछ और चाहते हैं और बंगाली स्पीकिंग वाले चाहते हैं बंगाली हो जाए सब जगह, है ना। कितनी सारी प्रॉब्लम। हिंदू वाले चाहेंगे कि भाई सब जगह हिंदू को ही फेवर किया जाए, मुस्लिम वाले चाहेंगे कि भाई हम मुसलमान को ही फेवर किया जाए। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, ऐसे टाइम पर इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग बैठे थे, सारे स्टेट्स से आए हुए लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो जब रूल और रेगुलेशन बनाए गए तो इस तरीके से बनाए गए ताकि सब एग्री कर जाएं। और कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उस पर ज़्यादातर लोग, सारे लोग एग्री कर गए। ठीक है, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो आज तक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोचो कितना मुश्किल है। अगर हम अपने घर में ही बात करें तो अगर हम घर में खाने की बात करते हैं कि भाई आज क्या बनना चाहिए, तो हम चार लोगों में अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। एक कहता है कि भाई कुछ और बनाओ, पनीर बनाओ, दूसरा कहता है कि भाई मुझे तो कड़ी पसंद है, मैं कड़ी खाऊंगा, तीसरा कहता है मुझे दाल खानी है। सोचो कितना अलग अलग। जब हम खाने बनाने पे कंसेंसस नहीं कर पाते हैं, एक पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं, तो सोचो अब ये तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के लोग थे। तो ये जो मुश्किल टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, इसको पूरा करने में इन 389 मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से इन लोगों ने सारे पॉइंट्स को समझा और रखा। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए होंगे, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अपने कंट्री में सारे हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, किसी कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग कास्ट हैं, कोई भाई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। ठीक है, अलग अलग कास्ट हो गए, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं लोगों की। ठीक है, ऐसी क्लोथिंग हैबिट्स हैं उनके अपने अलग अलग हैं। भाई बहुत विविधता है अपने देश में, उसके बावजूद हमने एक ऐसा देश, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए जिस पर सारे लोग एग्री कर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना मुश्किल था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि पार्टीशन की एक प्रॉब्लम थी। उस टाइम पर हमने जस्ट पार्टीशन देखा था, है ना, तो पार्टीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी थी। तीसरा, हम इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे, बहुत गरीबी में चल रहा था हमारा देश। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे देश में उस टाइम पर चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाए जिस पर सारे वर्ल्ड के लोग, सारे कंट्री के लोग एग्री कर पाए। इसी वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, लेंथीएस्ट, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी। अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, तो मैंने बता दिया है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में 2 years 11 months और 18 days लगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो
अब जो हम आगे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, वो हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि क्या समझ नहीं आया है, ताकि मैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।